हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज आईएएस एकेडमी। तो हम लोग ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको इग्नोर कर देते या फिर चलो बाद में कर लेंगे या फिर कैसे भी होता, बट नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। अभी जैसे आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को क्लास 6 की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे और फिर कोशिश करिएगा आप लोग उसको ध्यान से सुनने की। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो पेन और पेपर साथ में रखिएगा। कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे, वैसे तो मैं भी बताऊंगी, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसको नोट्स बना लीजिएगा। वैसे हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसकी जानकारी इस चैप्टर में है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ ये। वैसे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो पढ़ लेते कुछ चीज़ें। इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और फिर हमको धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। चलिए देख लेते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने किया, कोई कैसे जान सकता है कि इतने पहले वर्षों में क्या हुआ था। ठीक है, उसके मन में ऐसे ही आया। कभी कभी आप भी जिज्ञासा बस कुछ भी सोच लेते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे हुई होगी। ऐसे ही रसीदा के भी मन में आया। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये चीज़ का पता कैसे लगाया जा सकता है। यह जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उस समय रहा हो और उसकी स्मृति से, मतलब वो अपनी स्मृति से ये हमें बता सकता है कि उस समय क्या हुआ था। ठीक है, तो इसको तो आप क्रॉस ही कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अब हम ये जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे या कौन से नाटक देखा करते थे या फिर वो कौन से गीत गाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगर किसी भी अतीत के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी तो इन सब पॉइंट्स के थ्रू आप उसको जान सकते हो, उस समय क्या था, कैसे था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोग कहाँ रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि जो हमसे पहले के लोग थे या जो बहुत साल पहले के लोग थे वो कहाँ रहते थे या फिर कैसे रहते थे, क्योंकि उस समय तो घर नहीं रहते थे, ना ही नर्मदा नदी। अब हम लोग चलिए नीचे मानचित्र है ना, उस पर देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है। ये देखिए, ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुशल संग्राहक का मतलब क्या है तो आप उसको क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन में इसका मतलब आप बताइए कि कुशल संग्राहक को क्या कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का एक ये भी आपके लिए बेनिफिट होता है कि इससे आप ना कुछ वर्ड जो होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में वो वर्ड ही आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। तो पढ़ते वक्त इस बात का भी हमको ध्यान रखना कि ऐसे शब्द जो दिखने में तो बेसिक है या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको एज अ की पॉइंट आपको याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे, यानी कि वे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका आपके। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो मैप में देख लीजिए कहाँ पे है। ये देखिए, ये है किरथर की पहाड़ी, ये है सुलेमान की पहाड़ी, जो कि अब पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पार्टीशन के समय से ये पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन उस समय तो ये पूरा एक ही पार्ट था। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अगर आपने कभी भी PYQ देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, ठीक है, या फिर वो कहाँ पे हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, यानी कि उस समय का जीवन जो है ग्रामीण था, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। चलिए ये भी देख लेते कहाँ पे है। देखिए, उत्तर पूर्व का मतलब ये देखिए, ऐसे देखेंगे पर ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो ये जो एरिया होगा ये आपका उत्तर पूर्व में आएगा, ठीक है। तो गारो की पहाड़ी कहाँ पे है? ये है। और विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी कहाँ पे है आपकी? ये है, ठीक है। इससे आपका एक बेसिक मैप भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया। अब आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ था। इसी एरिया में कृषि का विकास अच्छे से हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। क्या उगाया गया यहाँ पे? चावल। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ हुई थी वो भी बताएंगे आप, और अपने देश में कहाँ पे हुई थी वो भी बताएंगे आप, ठीक है। वे स्थान विंध्य के ऊपर स्थित हैं। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलिए ये भी देख ही लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपकी है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर का जो उद्गम स्थल है वो आपके यहाँ पे मानसरोवर लेक तिब्बत से होता है, ठीक है। और ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये तो आपको पता ही चल गया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, ठीक है। यानी कि जो उस समय के नगर थे वो कहाँ पे उनका विकास हुआ? जो गंगा है और उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए गंगा नदी कहाँ है। गंगा नदी ये देखिए, ठीक है। और सोन नदी ये है। ये आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार के पटना में जाके ये आपकी गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से ये गंगा की सहायक नदी, ये भी पेपर में आ चुका है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी, उसमें एक ऑप्शन सोन भी था, ठीक है। आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो आज का बिहार है उसको पहले क्या कहते थे? मगध कहते थे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध साम्राज्य था ना वो बहुत शक्तिशाली था उस समय पे। यह एक विशाल राज्य स्थापित किया गया। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब देखिए क्या होता है ना, आज के टाइम में आप कहीं भी चले जाओ, अभी आप जैसे एशिया में हो, आप यूरोप चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दक्षिण कहीं भी चले जाओ, तो आप अगर जैसे आपको एक अगर जानकारी एकत्रित करनी हो ना, तो कहीं भी आप चले जाओ तो आप क्या कर सकते हो ना, पहले से कहीं ना कहीं आप एक वो देख सकते हो कि आज का मौसम कैसा है या फिर कहाँ पे बारिश होने वाली है। आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे मौसम ख़राब होने वाला है या यहाँ पे तूफान आने वाला है। अगर आप जैसे समुद्र के रास्ते जा रहे हो तो आप ये देख सकते हो हाँ कहीं समुद्र में तो तूफान तो नहीं आने वाला है। लेकिन पहले क्या होता था,
पहले लोग ये चीज़ जान ही नहीं पाते थे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो उस वेदर के बारे में तभी जान पाते थे जब वो वहाँ पे पहुँचते थे, लेकिन फिर भी वो यात्रा तो करते थे, ठीक है। अतः कभी कम काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए, अब ये है ना, इन सब का पूरा सिर्फ इतना है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक रीजन की वजह से जाता, बहुत रीजन होते थे उस समय का। मान लीजिए किसी को किसी कहीं पे भी आक्रमण करना हो, या फिर किसी को किसी दूसरी जगह के बारे में जानकारी, आज तो आपके पास ऑप्शन है, आप फोटोज देख लेते हो या फिर वीडियोस देख लेते हो, लेकिन उस समय क्या होता था, इंसान सिर्फ सुनता था, और अगर उसमें उस चीज़ को जानने की इच्छा होती थी तो वो उसको वहाँ पे जाना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ ना, एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह ट्रांसफर होती रही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन से हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाया। मतलब कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए या नहीं, ये सही है गलत है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत डिबेट्स किए गए, वो तो आप सबने सुना ही होगा अगर आप न्यूज़ से अवेयर होंगे तो इंडिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में है। किसमें आई है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो अपना भारत है उसको पहले क्या कहा जाता था, भारत, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट्स दिया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। पांडुलिपि, पांडुलिपि किसे कहते हैं, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपकी पांडुलिपि, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये हम देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्तों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये याद रखना है कि पांडुलिपि कहते किसको ना, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, और ये है पांडुलिपि की कृति। इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन
और सदियों तथा विज्ञान आदि सभी के प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, उस समय जो मतलब पांडुलिपियाँ थी ना, वो प्राकृतिक भाषा या तमिल में लिखी जाती थी। ये जो प्राकृतिक भाषा थी, ये जो वहाँ की आम जनता थी उनके द्वारा ज़्यादा उपयोग की जाती थी। ठीक है, जब आप दोबारा पढ़ने आएंगे तो आप चाहें तो ये वाली लाइन पूरी हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये देखिए, ये है अभिलेख। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जो पढ़े जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी नहीं पढ़े गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख लेते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ होते हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई है? अच्छा, आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, इनको प्लीज़ लिखने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको लिखने की आदत आ जाएगी। और फिर जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे आंसर लिखते रहोगे, उससे क्या होगा, फिर आप जब आंसर लिखोगे ना, तो ऐसा आपके लिए नया नहीं होगा। आप ऑलरेडी एक बेस अपना तैयार कर चुके हो, तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते। अब देखिए, ये जो है ना, ये भी आपके पेपर में आ चुका कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो आपके लिए ये पूरी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्या है और ये इनका काम क्या है। ठीक है, तो आप इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। जब दोबारा पढ़िएगा, इसको दोबारा से आपको फिर से एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाहें एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरीके के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाली सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब देखिए, ये क्या है, कॉइन है। ठीक है, उस समय जो उपयोग करता था। और ये एक मिट्टी का बर्तन है, घड़ा। ठीक है, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे कठोर तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये हड्डियां ढूंढी जाती थी या फिर ये जानवरों की जो अवशेष ढूंढे जाते, उससे हमें ये पता चलता था कि उस समय के लोग क्या खाते थे, या फिर वो कौन से आसपास उनके कौन सा जानवर ज़्यादा मिलता था। ठीक है, इससे उनको इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है। क्या पुरातत्वविदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? चलिए देख लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतिहासकार का क्या काम है, कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करें या इकट्ठा करके उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें। ठीक है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? बताइए, क्या आपने ध्यान दिया था इस बात पे? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है
कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी था। अब जैसे देखिए, इस पूरे उसका क्या मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उस समय का जो लोग थे ना, वो अलग अलग तरीके के जीवन यापन करते थे। वो तो अभी भी है कि आप देखोगे अपने इंडिया में अलग चीज़ है, आप देखोगे तो चीन में अलग चीज़ें हैं, जापान में अलग चीज़ें, अमेरिका में अलग चीज़ें हैं। हर जगह फेस्टिवल होते हैं, हर जगह खाना खाया जाता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। तो वो चीज़ पहले भी थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हाँ, जैसे कि हम पहले तिथियों का मतलब। तिथियाँ किसे कहते हैं? अगर तुम में से तिथि के विषय में पूछें तो तुम शायद उस तिथि की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। एडी का क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी। ठीक है। तो ये बीसी और एडी, इसके बारे में जानकारी आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? अन्यंत्र में क्या दिया हुआ? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि अर्थात निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से निकलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहती थी। ये देखिए। ठीक है। ये क्या है? ये एक अभिलेख है जो कि अभी, ये वैसे तो हमारा एग्जाम पर बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि अभिलेख किसे कहते हैं। आपको बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। योगी, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या है और इनका मतलब क्या है। ठीक है। ये इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने अब तो पढ़ ही लिया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने आंसर सही किए। और ये इसको एक बार लिखने का प्रयास करिएगा, देखिए आप कितना लिख पाते हो। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।